नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रताप आप सभी का एक बार फिर से मेरे आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राहुल प्रताप पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज एरर डिटेक्शन समझने की कोशिश करेंगे और उनके पीछे जो लॉजिक्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए कि और वीडियोस आने चाहिए। और आई नो कि जब कोई चीज़ क्वालिटी वाली होती है, दिल से की जाती है, तो उसको लोग सराहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो इसीलिए मैं सेकंड वीडियो उस सीक्वेंस में लेके आया हूं, जो कि टॉपिक का नाम है आपका प्रोनाउन। देख पा रहे होंगे आप लोग, और स्पॉटिंग एरर है, सेम स्पॉटिंग एरर टॉपिक वाइज आप लोगों को कराऊंगा। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एडवर्ब होगा। इन सभी के जब स्पॉटिंग एरर्स कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद पूरा टॉपिक वाइज ग्रामर पॉइंट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं। और इसमें जितने भी रूल्स हैं प्रोनाउन के, मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द रूल्स जहां पर प्रोनाउन आता है, किस फॉर्म में आता है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना? देखेंगे यहां पर ध्यान से। The seven brothers feel it below their dignity to talk to each other because they are at daggers drawn। अब इस सेंटेंस जो मैंने पढ़ा, इस सेंटेंस में समझने की कोशिश करेंगे। जनरली आप जब मैंने लिख रखा है कि टॉपिक प्रोनाउन है और स्पॉटिंग एरर का है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ प्रोनाउन की ही एरर रही होगी कहीं ना कहीं, है ना? तो चलिए देखेंगे। सेवन ब्रदर्स, अब यहां देखेंगे ये जो सेवन ब्रदर्स है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फील इट, अब यह फील है और इस वर्ब फील का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ये फील वर्ब है और इसका क्या है? इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो क्या फील करते हैं? अच्छा, जब ये वर्ब फील फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका टेंस कौन सा होगा। भाई ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, क्यों होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ये आप समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों है इसमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए है क्योंकि इन सेवन ब्रदर्स का ये नेचर है, एक फैक्ट है, क्लियर है? जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना? बिलो देयर डिग्निटी, अब यहां पर ये देयर जो पॉजेसिव केस है वो किसके लिए यूज किया गया है? सेवन ब्रदर्स के लिए यूज किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वे फील करते हैं, कैसा फील करते हैं? बिलो देयर डिग्निटी, मतलब अपना अपमान महसूस करते हैं। क्या आप करते हैं? अपना अपमान महसूस करते हैं। किस बात में? टू टॉक टू ईच अदर, टू टॉक टू ईच अदर। अब यहां पर देख पा रहे होंगे ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है भाई कि जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कोई चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से मैं दो प्रोनाउन की चर्चा करूंगा इस पॉइंट पर आने से पहले। एक होता है, एक दिया हुआ है ईच अदर। पहला कौन सा है? ईच अदर, ठीक है? और एक होता है वन अनदर, वन अनदर। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दोनों प्रोनाउन आप लोगों के सामने जो दिए गए हैं, इन दोनों प्रोनाउन में मेन डिफरेंस है क्या? ईच अदर का जो यूज करते हैं हम लोग, वो केवल दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। कितने लोगों के लिए? दो लोगों के लिए। जब चीजें दो लोगों के बीच आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेट होती हैं, तब हम लोग यूज करते हैं ईच अदर का। किसका यूज करते हैं? ईच अदर का। तो जब केवल दो लोगों की बात है तो हमने किया ईच अदर, ठीक है ना? लेकिन दो से ज्यादा लोगों की बात चलेगी तब हम लोग किसका यूज करेंगे? वन अनदर का यूज करेंगे। ऐसा किस लिए? अच्छा देखिए, यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईच अदर का प्रयोग जो दो लोगों के लिए किया जा रहा है केवल, लेकिन वन अनदर की बात मैं जब कर रहा हूं तो एक का इससे लेन देन है और एक का इससे भी लेन देन है। समझ पा रहे हैं? फिर आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका इससे भी लेन देन है, ठीक है ना? यानी कि हम लोगों को ये जो वन है उसका दो लोगों के साथ लेना देना है, ठीक है ना? तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वन अनदर। अब मुझे बताइए, क्या यहां दो ब्रदर्स हैं या सेवन ब्रदर्स हैं? सेवन ब्रदर्स हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो प्रोनाउन क्या होना चाहिए? वन अनदर होना चाहिए, ईच अदर? तो यहां होना चाहिए सर, क्या बोलेंगे? वन अनदर। क्या होना चाहिए? वन अनदर, ठीक है ना? देखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? वन अनदर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन अनदर बिकॉज, क्यों? ऐसा क्यों है? वो अपना अपमान महसूस क्यों करते हैं? वो इसलिए महसूस करते हैं, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, क्योंकि उनके बीच में, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। क्या होना?
कट्टर दुश्मनी होना, जैसे मैं बोलूं कि मेरे एक दोस्त के साथ मेरी बहुत दुश्मनी है, कड़ी दुश्मनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर एट डैगर्स ड्रोन, वी आर एट डैगर्स ड्रोन। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये हुआ बी पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एरर था, ईच अदर के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा, वन अनदर का यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे जरा ध्यान से और सभी लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए, एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर, एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे, मेन जो चीज है प्रोनाउन पर फोकस करेंगे। टू बॉयज, बॉयज कितने हैं, दो बॉयज हैं। क्लियर है? अब यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करनी है। अब भाई मुझे ये बताओ कि यहां पर एनी का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, एनी का। लेकिन जब दो व्यक्तियों की बात की जाए, दो भाई की बात की जाए, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो ह्यूमन या दो क्रिएचर्स की बात की जाए, उस कंडीशन में हम लोग एनी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग या तो ईदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ईदर, या फिर यहां अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो हम लोग बोल सकते हैं नीदर। क्लियर है? ये देख पा रहे हैं, ईदर और नीदर, या तो ईदर बोलेंगे या नीदर बोलेंगे। अच्छा, ईदर का मतलब ये हो गया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक आपका है, दोनों आपके नहीं है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपका है। मैं बोलूं अब, लेकिन ये नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना? क्या बोलेंगे हम लोग इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है? अच्छा, हम लोग जब डेटरमिनर की बात करते हैं, जब डेटरमिनर की बात करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं इस पे बोलूं दैट बॉय इज गुड। क्लियर है? अब मैंने जब ये लिखा दैट बॉय इज गुड, तो यहां पर ये जो दैट है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बताइए। तो अब आप बोलेंगे सर ये नाउन है और नाउन से पहले, ठीक पहले दैट का यूज किया गया है, जो कि बॉय के लिए यूज किया गया है, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये दैट जो है एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बात करूं दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, ठीक है ना, मैंने लिखा दैट इज अ बॉय, तो यहां पर देख पा रहे होंगे दैट अकेला आ रहा है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आ रहा है और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो आप लोग झट से समझ जाएंगे कि भाई ये तो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मैं वापस लौटता हूं, जब हम दो की बात करेंगे, टू बॉयज, किसकी बात करेंगे, टू बॉयज, तो उस कंडीशन में या तो हम ईदर का यूज करेंगे जो कि पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लोग किसकी बात करेंगे, नीदर की बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसी कॉन्सेप्ट में अगर बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, जब दो से ज्यादा की बात की जाए, दो से ज्यादा की बात की जाए तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करना हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। क्लियर है? तो यहां पर जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव फॉर्म में बोलना हो, मैं बोलता हूं कि लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। लेकिन नेगेटिव बनाना हो तो हम नन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई भी नहीं। क्लियर है? तो अब आप समझ पा रहे होंगे, जब दो से अधिक की बात की जाए तो या तो नन या ईच का यूज करेंगे। अगर केवल दो की बात की जा रही है तो हम या तो ईदर या नीदर की बात करेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहां पर देखेंगे ईदर ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। अब पहले ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ट्रेजेडीज होता क्या है। ट्रेजेडी, हमने जो वर्ड यूज किया वो किस सेंस में यूज किया है। तो आप लोगों ने नोवेल पढ़े होंगे, फिक्शन पढ़े होंगे, तो जब आप फिक्शन नोवेल पढ़ेंगे तो आप लोग ये समझ में आएगा आपको कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। कॉमेडी होती है कि जैसे अभी कल ही वैलेंटाइंस डे गया है ना, तो कुछ के लिए कॉमेडी वो इस तरीके से है कि जब नोवेल के एंड में या फिक्शन के एंड में, या मैं बोलूं कि मूवी के एंड में, जब एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, खुशी खुशी एंड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी।
दैट इज कॉल्ड कॉमेडी। ओके, लेकिन ऐसा हो अगर कि नोवेल के एंड में, जैसे आप लोगों ने चेतन भगत की बुक पढ़ी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, उस हाफ गर्लफ्रेंड में जो एंड होता है ना, वो रोते रोते होता है भाई, हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं, एक्ट्रेस मर जाती है, कुछ इस तरीके से पता लगता है, ठीक है ना। तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेजेडीज ऐसे फिक्शन या नोवेल को बोलते हैं जहां पर एंड जो है दुखद हो, दुख में हो, और कॉमेडी बोलते हैं जहां खुशी खुशी हंसी खेल में हो, है ना। यानी कि जो खोया हुआ हीरो है वो वापस परिवार को मिल गया, या उसकी गर्लफ्रेंड है वो वापस परिवार को मिल गई, तो ऐसी कंडीशन में उसको कॉमेडी बोलेंगे। लेकिन जब एंड दुखद होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। और ये जो शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी, जो नोबल लिखे ट्रेजेडीज के फॉर्म में, उनकी बात की जा रही है, तो ध्यान देंगे यहां पर, ईदर ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। अब मैंने क्या बोला आपको अभी, कि जब 4 की बात की जा रही है, यानी कि 2 से ज्यादा की बात की जा रही है, कितने की बात की जा रही है, 2 से ज्यादा की बात की जा रही है। अगर 2 से ज्यादा की बात की जाएगी तो हम लोग ईदर का यूज तो नहीं कर सकते, क्लियर है। अब यहां ये बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव बनाना है तो हम बोलेंगे ईच, यानी कि जो 4 हैं उनमें से हर एक, 4 में से हर एक, 1 बाई 1। तो ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर वर्थ रीडिंग, यानी कि पढ़ने लायक हैं। कैसे हैं? वर्थ रीडिंग, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, एरर हो जाएगा, और प्रोनाउन का एरर था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस में कुछ चीजें और क्या डिफाइन की जा सकती हैं, और चीजें क्या डिफाइन की जा सकती हैं, तो मुझे आप बताइए, जो ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई, इज वर्थ रीडिंग। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये इज है, और यहां पर ये जो रीडिंग है वो वर्ब का काम कर रहा है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ये जो इज है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, न कि हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। और ये जो है कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहां पर ये किसके रूप में होगा कि भाई ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, वर्थ रीडिंग, क्लियर है। वर्थ रीडिंग, वर्थ टॉकिंग, वर्थ लाफिंग, इस तरीके से यूज करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर ये क्या हो गया? जीरंड हो गया। क्या हो गया? जीरंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देखेंगे जरा ध्यान से। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस बोलते हैं परिस्थितियों को। सर्कमस्टांसेस किसे बोलते हैं? परिस्थितियों को बोलते हैं। तो यहां समझने की कोशिश करेंगे, वन शुड बी ट्रू। अब यहां पर वन जो है प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वन शुड बी। अब जब शुड का यूज होता है तो हमें एक ड्यूटी याद दिलाई जाती है। शुड मॉडल ऑक्सिलरी के द्वारा हमें क्या किया जाता है कि ड्यूटी याद दिलाई जाती है कि आपको ये करना मोरलिटी के साथ जो है अच्छा है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। अच्छा, ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब ये होता है कि अपनी बात का पक्का होना। ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब जो आपने प्रॉमिस किया है कल, उसको आप निभाइए, दैट इज कॉल्ड ट्रू टू हिज वर्ड्स। लेकिन सेंटेंस में दिक्कत क्या है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वन, क्लियर है। अगर वन के लिए जब पजेसिव केस की बात की जाएगी तो हिज नहीं होता, क्या होता है? वंस होता है, ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो यहां क्या बोलेंगे? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स, वंस वर्ड्स, क्लियर है, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सर्कमस्टांसेस का मतलब हिंदी होता है परिस्थितियां। क्या बोलते हैं? परिस्थितियां, क्लियर है। तो यहां पर पजेसिव केस की दिक्कत थी कि वन के अकॉर्डिंग हम लोग पजेसिव केस क्या लगाना पड़ेगा? वंस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहां वन ना होता, यहां पर मैं ये बोलूं कि पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन दे होता, क्या होता? दे। तो हमें क्या बोलना पड़ता है यहां पर? देयर। क्या बोलना पड़ता? देयर बोलना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, देखेंगे जरा। ओके, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस में डिग्री का यूज किया गया है। डिग्री का यूज किया गया है। जब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की, तो उसमें 3 डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। तो यहां पर देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस जब आपने पढ़ा तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि सर ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। लेकिन इसमें गलती प्रोनाउन की है, गलती प्रोनाउन की है। देखेंगे कैसे। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यहां पर बात की जा रही है कि आप जब साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, इसका मतलब क्या है? साइंस के स्टूडेंट होने के नाते यू आर फार बेटर, आप
बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कंपैरेटिव फॉर्म में बात की गई है कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हैं, आर फार बेटर देन हिम। अब ये हिम जो है देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। किस केस में यूज किया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री की बात करें एडजेक्टिव की, किसकी बात करें? पॉजिटिव डिग्री की बात करें या कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि इन दोनों में जो हम वर्ड्स जो समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर एज या सो एज का यूज किया जाता है और यहां पर देन का यूज किया जाता है। ठीक है ना? यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री वही जो एडजेक्टिव की रियल फॉर्म होती है। पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं? जो एडजेक्टिव की रियल फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। एंड कंपैरेटिव डिग्री जहां पर हम लोग उसको कंपैरिजन के फॉर्म में डालते हैं। क्लियर है? अच्छा, एज के बाद अगर प्रोनाउन आता है या देन के बाद प्रोनाउन आता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही कैसे केस में होने चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। कौन से केस में होने चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि ही का कंपैरिजन यू के साथ किया गया है, ही का कंपैरिजन यू के साथ किया गया है, तो यहां पर ये जो हिम है वो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? गलत था। इसी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ध्यान रखेंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए या फिर पॉजिटिव डिग्री की बात की जाए, तो आप ये समझेंगे कि देन के बाद या एज के बाद हमें सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। क्लियर है? तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, देखेंगे जरा। दिस इज द सेम डॉग विच वाक्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। अब यहां पर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश ये करेंगे, दिस इज द सेम डॉग। अब मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं, द सेम। क्या है ये? द सेम। अब द सेम किसके लिए यूज किया गया है? डॉग के लिए यूज किया गया है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, ये जो सेम है ये एडजेक्टिव है, द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। और आप लोगों को पता होगा, जब डेफिनेट चीज की बात की जाए, द सेम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? द सेम की बात की जाए या सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए एडजेक्टिव की, तो उस कंडीशन में अब आगे मैं जब पढ़ूं तो डॉग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया गया है। और मैं ये बोलूं अगर दूसरी तरीके से, कि विच का जो एंटीसीडेंट है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसका एक ठीक पहले एंटीसीडेंट आता है। और इस एंटीसीडेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो क्लॉज जो होता है वो इसी के साथ एग्री करता है। यही इसके सब्जेक्ट के रूप में ये समझ लीजिए। यानी कि इसने प्रोनाउन ने, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने इसको क्या किया हुआ है? रिप्लेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रिप्लेस किया हुआ है। तो लॉजिक ये है कि जब द सेम आ जाए या एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आए, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं करते, हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? दैट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि फिर हु का यूज कब करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, एक हु, विच और दैट। ठीक है ना? अब मैं ये बोलूं कि हु का यूज जो है ह्यूमन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। या ये बोलूं कि एनिमेटेड चीजों के लिए यूज किया जाता है, जो जीवंत चीजें होती हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है? हु का यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अच्छा, विच का यूज किसके लिए किया जाएगा? जो निर्जीव चीजें होंगी, नॉन एनिमेटेड चीजें होंगी, दैट इज विच। ठीक है ना? अच्छा, दैट का यूज जो है हम दोनों के लिए ही करते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं। किस कंडीशंस में? डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं। वो कंडीशन एक आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा अभी जब सेंटेंस आएगा, कि जब हम लोग एक ही प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का दोनों के लिए यूज करना हो एक साथ, एक निर्जीव चीज है और एक सजीव चीज है, तो वहां पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा? दैट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी द सेम आ गया, क्या आ गया? द सेम आ गया, या ओनली आ जाता, तो उस कंडीशन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? दैट का यूज करना होता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आपके लिए कंफ्यूजन की बात ये हो गई कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में बहुत मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज होती हैं, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज होती हैं। मैं आपको जब थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को समझने बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, कि जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज की बात करते समय जो आप एक्शन वर्ड्स होते हैं,
क्या होते हैं? ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं डू, रन, गो, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जहां पर हमें एक्शन दिखाई देता है, ऐसे वर्ड्स जब एक बार आता है तो वो एक क्लॉज फॉर्म करता है। क्या करता है? क्लॉज फॉर्म करता है। लेकिन अगर दूसरी बार वही उसी रूप में आ जाए तब फिर वो नेक्स्ट क्लॉज के रूप में उसे कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, दिस इज द सेम डॉग, अब ये क्लॉज है, दिस इज द सेम डॉग, ठीक है ना? मैं अगर यहां से फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दूं तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक क्लॉज है। क्लियर है? लेकिन आगे इस द सेम डॉग को डिफाइन किया गया है कि डॉग है क्या, ये डॉग है कौन सा, ठीक है ना? तो यहां पर रिलेटिव क्लॉज बना करके आगे से ऐड किया गया है। जहां पर बाग्ड, समझ पा रहे हैं? ये वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये एक वर्ब है, तो ये अलग से एक क्लॉज बन गया। क्या बन गया भाई? अलग से एक क्लॉज बन गया। चलिए इसकी ज्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। Any of the two pictures which depicts the real pictures of the present politicians is worth seeing, is worth seeing। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को? एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, फोकस करेंगे, ये सब्जेक्ट के रूप में है, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, ठीक है ना? और यहां पर ये जो विच है, फिर से आप समझ पा रहे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो पिक्चर्स के लिए हम लोग विच का ही यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इसमें इसके सब्जेक्ट में है कि एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, जब टू पिक्चर्स की बात चल रही है, टू की बात की जा रही है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस एनी का यूज नहीं किया जाएगा। या तो आप ईदर का यूज कीजिए या नीदर का यूज कीजिए, या किसका करेंगे? नीदर का यूज कीजिए। क्लियर है? या तो ईदर का या नीदर का, या तो दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं, दैट इज करेक्ट, ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं नीदर ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डेपिक्ट्स वर्ड है वर्ब है, और इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये विच कहीं ना कहीं सिंगुलर रहा होगा। क्या रहा होगा? सिंगुलर रहा होगा। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो ईदर है वो कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। दैट इज वाई ये विच भी कैसा कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में से वर्ब में एस लगाया जाएगा। क्लियर है? द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। अब फिर से वर्थ सीइंग आ गया, देख पा रहे होंगे, वर्थ सीइंग यानी देखने योग्य है। कैसी है? वर्थ सीइंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखेंगे जरा। सी ऑलवेज टॉक्स ऑन द फोन फॉर आवर्स हु रियली इरिटेट्स हर पेरेंट्स अ लॉट। है ना? ज्यादातर बच्चों के साथ समस्या ये होगी, आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे सेंटेंस को बहुत अच्छे से। देखेंगे जरा, सी ऑलवेज टॉक्स ऑन द फोन, वो हमेशा फोन पे बात करती है, फॉर आवर्स, घंटों तक, घंटों तक, हु रियली इरिटेट्स हर पेरेंट्स अ लॉट। अब मुझे बताओ ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये एक्चुअली किसके लिए यूज किया गया है? उस लड़की के लिए या उस कंडीशन के लिए जो पेरेंट्स को इरिटेट करती है, जो पेरेंट्स को इरिटेट करती है? तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उस कंडीशन के लिए यूज किया गया है, इस जो क्लॉज में बताई गई है, सी ऑलवेज टॉक्स ऑन द फोन। ये बात उनको परेशान करती है, उसके पेरेंट्स को इरिटेट करती है, तो इस बात के लिए हम लोग हु का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब बात के लिए तो भाई किसका यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का, विच का यूज करेंगे। क्लियर है? हु का यूज नहीं करेंगे। फॉर आवर्स विच रियली इरिटेट्स, ये बात उनको क्या करती है? इरिटेट करती है। सिंगुलर है तो एस लगा दिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इरिटेट का? पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इस रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए होंगे। छोटी छोटी बातें याद कर लीजिए। इसे बोलेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और उस रिलेटिव प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होगा जो इसके ठीक पहले आ रहा होगा। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन विच का पूरा सेंटेंस, ये जो क्लॉज है वो पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि एक वर्ड एंटीसीडेंट का काम कर रहा था। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच करना था हु की जगह पर। क्लियर है? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। The articles published in this newspaper are better than that newspaper. Are better than that newspaper. अब मैं आपको बता दूं, जब हम
कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं या डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, तो दो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। किसका कंपैरिजन किया जाता है? दो सिमिलर चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहां पर वही सेम कंडीशन यहां अप्लाई की जाएगी। देखेंगे कि कंपैरिजन किसका है? द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। तो कंपैरिजन है आर्टिकल्स का। किसका कंपैरिजन है? आर्टिकल्स का। पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन, आर बेटर, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री है तो किसका यूज करेंगे? देन। अच्छा, दैट न्यूज़पेपर। अब देखिए यहां पर, अब इस आर्टिकल का न्यूज़पेपर के साथ कंपैरिजन कर दिया। किसके साथ कंपैरिजन कर दिया? न्यूज़पेपर के साथ कंपैरिजन कर दिया, जो कि कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या समझेंगे यहां पर? आर्टिकल का कंपैरिजन आर्टिकल के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? आर्टिकल के साथ। अब देखेंगे यहां पर, अब ये आर्टिकल्स है, ये क्या है? आर्टिकल्स है। तो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, आर्टिकल्स प्लूरल है तो यहां पर दोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोज ऑफ। क्या लिख सकते हैं? देन दोज ऑफ, देन दोज ऑफ दैट न्यूज़पेपर। जो उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, वो उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स से बेटर हैं। समझ पा रहे हैं? उस आर्टिकल्स से बेटर हैं। जैसे मैं बात करूं, इस रूम का स्पेस उस रूम से ज्यादा है, उस रूम के स्पेस से ज्यादा है, उस रूम के स्पेस से ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? मैं ऐसे बोलूं कि फरारी की स्पीड, स्पीड ऑफ फरारी इज फार मोर ग्रेट देन दैट ऑफ दैट कार, देन दैट कार। क्या ये दैट कार मैंने यूज किया है? ये सही किया है? नहीं। हमने हमें बोलना पड़ेगा दैट ऑफ दैट कार। अब ये दैट जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो स्पीड के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? स्पीड के लिए यूज किया गया है। तो आप इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन किया जाना था। हमें यहाँ आर्टिकल्स की बात की गई थी, तो उसके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज यूज किया है। फिर इसके लिए क्या यूज किया है? दोज यूज किया है। और ये दैट न्यूज़पेपर की कंपैरिजन नहीं है। किसका कंपैरिजन है? आर्टिकल्स का कंपैरिजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? तो दो चीजें समझने की कोशिश की कि पहले तो हमने कंपैरेटिव डिग्री को समझा कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, और दूसरी चीज ये कि उसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज कर सकते हैं या क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, एसएससी के एग्जाम्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, तो हमारे समझ में सबसे पहले जहन में एक चीज आती है। वो चीज ये है कि भाई जब एक सेंटेंस लिखा जाता है, जब कोई एक सेंटेंस लिखा जाता है, तो उस सेंटेंस में ओके देखेंगे, जब कोई एक सेंटेंस लिखा जाता है तो उस सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, या एक सेंटेंस फॉर्मेशन हमें कैसे पता लगेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं कुछ कंडीशंस बताता हूं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट की वर्ब होगी, यानी कि फाइनाइट वर्ब। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिसमें एक्शन दिखाई दे रहा है और एक्शन के रूप में काम कर रही है। ठीक है ना? अभी मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो चीज मैंने लिखी अब लगा देना फुल स्टॉप। ठीक है? अब देखिए यहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोलूं राहुल हैव कंप्लीटेड। अब क्या कंप्लीट कर लिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कंप्लीटेड और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म हो गया सेंटेंस। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ये हमने ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जाने की कोशिश करूं, किसके साथ? इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जाने की कोशिश करूं, तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, यहां देखेंगे थोड़ा सा। जैसे रवि लाव्स।
लाफ मतलब हंसना, ठीक है ना। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया, रवि लाफ्स, रवि हंसता है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसका ये क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब है। तब भी हमारा सेंटेंस बन पा रहा है, तब भी क्या बन पा रहा है, सेंटेंस बन पा रहा है। चलिए अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाने की नहीं लाऊं, सब्जेक्ट को नहीं लाऊं, क्या पॉसिबल है, हाँ जी है। जैसे मैं बोलूं डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब जहां पर सब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहां ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तभी सेंटेंस बन रहा है। मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म, सेंस पता लग रहा है। लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूं कि भाई मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे एक सेंटेंस लिखना है, फिर भी मिनिमम वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस लिखना है। मैंने आपसे बोला कि भाई क्लास में बैठे हो तो पढ़ लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला कि क्लास में बैठे हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन आप नहीं माने। फिर मैं आपसे चिल्ला के बोलूंगा, क्या बोलूंगा, गो अवे, गो अवे, गो अवे। सेंटेंस पूरा हो गया भाई, सेंटेंस पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूं सेटअप, सेंटेंस पूरा हो गया। और मैं बोलूं गेट आउट, इसका मतलब हमें इतनी बात पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि इसका मतलब यह है कि जो सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है फाइनाइट वर्ब। वो क्या है, फाइनाइट वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ड, है ना, एक्शन वर्ड्स। अब ये जो एक्शन वर्ड्स हैं इनमें कुछ ना कुछ काम होना दिखाया जाता है, हमें पता चलेगा कि ये काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, और उसी वर्ब से हमें टेंस का मालूम होता है कि जो एक्शन है, ये जो इवेंट है, वो किस टाइम पर खत्म हुआ है, किस टाइम पर शुरू हुआ, या किस टाइम पर घटित हुआ। समझ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने केवल एक चीज नोटिस में लाना चाहता था कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए या क्लॉज को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फाइनाइट वर्ब, दैट इज फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ना तो हम क्लॉज बना सकते, ना सेंटेंस बना सकते। हो सकता है वो फ्रेज बन जाए, वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमें कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। समझ पा रहे हैं। चलिए तो हम लौट के वापस चलते हैं अपनी जगह पर। ओके, देखेंगे जरा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि एक सेंटेंस होने के लिए एक फाइनाइट वर्ब है तो उसका एक ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, या तो एक सब्जेक्ट होगा या वो भी नहीं होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो। चलिए तो इसको देखने समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, है ना, यही समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, द कैंडिडेट बीइंग ग्रेजुएट। अब द कैंडिडेट यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बीइंग अ ग्रेजुएट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट होने के नाते, सॉरी ग्रेजुएट, बीइंग अ ग्रेजुएट, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस कैंडिडेट के बारे में। अब मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अपोजिशन में एक तरीके से बोल सकते हैं कि जीरन का यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि मैंने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, द कैंडिडेट। अब मुझे बताओ, ये जो ही का यूज किया गया है प्रोनाउन का, ये किसके लिए किया गया है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब मान लीजिए अगर ये पूरा कंप्लीट क्लॉज है तो ये द कैंडिडेट क्या कर रहा है, अगर ये कैंडिडेट इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का सब्जेक्ट है तो फिर ये ही की क्या आवश्यकता है हमें। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, अब मैं बीइंग अ ग्रेजुएट को हटा दूं एक तरफ, एक बार के लिए। द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका मतलब हमें इस ही की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सुपरफ्लुअसली हमें दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। पूरी कहानी मैंने आप लोगों को समझाई कि सेंटेंस को कैसे लिखा जा सकता है और मिनिमम वर्ड्स के साथ कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन जापान। सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अगर इसके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्रक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप आसानी से एरर को पकड़ सकते हैं। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड, यद्यपि, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ध्यान दीजिएगा क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विरोधाभास। पहले कुछ बात की जाएगी फिर उसके ऑपोजिट बात की जाएगी। जैसे ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, यद्यपि इसने क्या कर लिया था, आरबीआई बैंक से क्लियरेंस पा लिया था। अच्छा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। सब्जेक्ट क्या है, इट है, ऑल्दो कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। अच्छा, रिसीव्ड क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या है इसका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द आरबीआई बैंक। अगर इसे आरबीआई बैंक से क्लियरेंस मिल गया था तो इसे क्या कर लेना चाहिए था, खोल लेना चाहिए था ब्रांचेस। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इट हैज डिसाइडेड, फिर से वही परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन, नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन जापान। अब देखिए ऑफिस किसके, इट के, इस कंपनी के, इस कंपनी के अगर ऑफिस है तो क्या ये पॉजेसिव केस गलत नहीं है, देयर क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए भाई, इट्स क्या होना चाहिए, पॉजेसिव केस, इट्स ऑफिसेज इन जापान। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले इसने बोला कि हालांकि इसे क्या मिल गया था, आरबीआई बैंक से क्लियरेंस मिल गया था, ऑफिसेस खोल लेने चाहिए थे, लेकिन अगले क्लॉज में कॉमा के साथ क्या बोल रहा है, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन इट्स ऑफिस इन जापान। इसका मतलब उल्टी बात कर दी ना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट, यट, बट, ऑल्दो, इस तरह के कंजक्शन को हम लोग कंट्रास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग। अच्छा, अगर थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन इट्स ऑफिस इन जापान। इस क्लॉज को पहले लिख लेते और ऑल्दो फिर कंजक्शन के रूप में बीच में काम करता, हमें फिर कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, कॉमा लगाने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। क्लियर है, तो समझ आ गया आप लोगों को। सी पार्ट में क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा, देयर की जगह पर क्या हो जाएगा, इट्स का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने, देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखेंगे जरा। दे हैव इनवाइटेड रीना एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे जरा, थोड़ा सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, आप लोग इसकी एरर पकड़ पाएंगे। दे हैव इनवाइटेड, दे क्या है भाई, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप देख पा रहे होंगे ये फाइनाइट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इनवाइट किसको किया है, रीना को, तो ये रीना क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इस वर्ब का रीना क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, केवल रीना को नहीं किया इनवाइट, एंड आई, मुझको भी इनवाइट किया भाई साहब। अगर मुझे इनवाइट किया यानी कि मैं भी क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं इस वर्ब का। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं भाई साहब तो ये आई क्या कर रहा है, यहां क्या लगाएंगे, मी लगा देंगे यहां पर। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आई इज मी, आई का आई पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। क्लियर है, रीना एंड मी फॉर द मीटिंग। अच्छा, ये जो मीटिंग के बारे में ये जो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव दिया हुआ है, टू बी हेल्ड, जो होनी है, कहां कब होनी है, इन द नेक्स्ट मंथ, कब होनी है, नेक्स्ट मंथ। अच्छा, मैंने क्या बोला कि ये जो है टू बी हेल्ड, ये इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है, ये क्या है, इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म है, यानी कि टू रीड, मैंने क्या लिखा, टू रीड। अब ये टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव है, इसका अगर पैसिव बनाना हो तो क्या बोलेंगे, टू बी रेड, टू बी रेड। ध्यान रखिएगा, रीड रेड, रेड, रीड और रेड की स्पेलिंग सेम होती है इस फॉर्म में। ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग, टू रीड, टू बी रेड, लेकिन पढ़ेंगे क्या, रेड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज हिम हु डिड इट। छोटा सा सेंटेंस है, टुच्चा सा सेंटेंस है, लेकिन समझने की कोशिश ये करेंगे कि यहां पर प्रोनाउन का क्या रोल है। देखेंगे जरा, इट इज हिम, ये जो हिम वर्ड है ये गलत है बस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है।
किसके रूप में यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया गया है, लेकिन इस फ्रेम में इट इज के बाद यहां पर ही होना चाहिए, या ऐसे बोले इट इज ही, इट इज आई, इट इज यू, इट इज यू, ठीक है ना। तो यहां पर समझेंगे, यहां पर क्या लगाना है, ही लगाना है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन ही के लिए आया है, ये इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। क्लियर है। डिड इट, डिड वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्लियर है। ये फ्रेम इसी तरीके से रहेगा, इट इज आई, इट इज ही, इट इज यू, लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा और समझाने की बात नहीं थी, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। दिस पेन इज सुपीरियर टू योर, फिर से वही दिक्कत, दिस पेन इज सुपीरियर टू योर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वर्ड है दिस पेन की बात चल रही है, वो सुपीरियर है किससे, योर। अब योर तो भाई पजेसिव केस होता है, योर क्या होता है, पजेसिव केस होता है, जो कि डेटरमिनर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डेटरमिनर की तरह काम करता है। या तो यहां पर कोई नाउन लाइए, योर पेन लिखिए, या तो योर पेन लिखिए। अगर आप योर पेन नहीं लिख रहे हो, आप केवल प्रोनाउन से काम चलाना चाहते हो, तो आप ये लिखिए योर्स, आपके पेन से ज्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे, योर्स, ठीक है। क्लियर है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि सी पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यहां पर भी वही कंपैरिजन वाला सीन था, सिमिलर कंपैरिजन होना चाहिए, पेन का कंपैरिजन पेन के साथ होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हरसेल्फ इज अ टीचर बट सी डज नॉट अवेल हरसेल्फ ऑफ एनी चांस टू प्रॉस्पर। अब यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा दो तीन चीजों को मैं पॉइंट आउट करूंगा इसमें। ये जो हरसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकता। किसके रूप में काम नहीं कर सकता, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में ये काम नहीं कर सकता। तो यहां पर हमें पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज करना है, सॉरी हरसेल्फ है तो सी का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, सी। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, तो सी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और अ टीचर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। बट लेकिन सी डज नॉट अवेल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अवेल, ये जो अवेल वर्ड है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेता है। कौन सा केस लेगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अवेल हरसेल्फ ऑफ, एक और चीज, अवेल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ध्यान देंगे। अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। जो किसके साथ एग्री करेगा, सब्जेक्ट के। यहां पर सी था तो हरसेल्फ है, यहां ही होता तो हिमसेल्फ होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अवेल जो वर्ब है वो अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेती है। क्या लेती है, ऑफ प्रेपोजिशन लेती है। उसके बाद इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां देखेंगे एनी चांस इस प्रेपोजिशन का क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। टू प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब धनी होने के लिए। वो कोई भी मौका नहीं गवाती, वो कोई भी मौका नहीं गवाती, ठीक है ना। तो चलिए यहां देखेंगे, बी पार्ट में क्या हो गया आपका, एरर हो गया। अच्छा सॉरी, बी पार्ट बोल रहा हूं मैं, सी। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, एरर हो जाएगा। यहां पर वो एरर बना सकता था, या तो हरसेल्फ नहीं देता, या ऑफ की जगह प्रेपोजिशन का बनाना था तो फ्रॉम दे देता, टू दे देता, कुछ भी दे देता, तो आपका क्या बन जाता, ये एरर बन जाता। समझ पा रहे हैं यहां पर। तो ये पॉइंट आउट करेंगे इस चीज को कि हम एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे। दे who live in glass houses should not throw stones on others। जो कांच के महल में रहते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, तो उसी कहावत को यहां पर बताया गया है। तो देखेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला हिंदी में, जो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इशारा करके बताया जा रहा है कि भाई साहब जो तुम्हें बदतमीजी कर रहे हो ना, ये हमें भी आती है। यानी कि ये बात हम आपके लिए भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे कि ये दे है वो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है पर्सनल प्रोनाउन की। यहां पर हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो आप देखेंगे प्लूरल के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दोज। क्या होगा, दोज।
दोज हु लिव, अब देखेंगे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका एंटीसीडेंट क्या है, दोज, प्लूरल है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ, अभी इसके साथ एग्री करेगा, ध्यान रखिएगा, वर्ब इसके साथ एग्री करेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी एस ई एस लगाने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लिव इन ग्लास हाउसेज शुड बी, अब एक और चीज, ये जो दोज है वो इस पूरे सब्जेक्ट का तो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये जो क्लॉज है हु लिव इन ग्लास हाउसेज, ये बीच में एक रिलेटिव क्लॉज है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ये बीच में एक रिलेटिव क्लॉज है। मेन जो दोज सब्जेक्ट है वो किसका है, दोज शुड नॉट थ्रू स्टोन्स ऑन अदर्स, ऑन अदर्स, देख पा रहे होंगे इस बात को। तो ये जो सब्जेक्ट दोज है वो एक्चुअली इसके लिए है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है, और शुड मॉडल ऑक्सिलरी के बाद या किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मैं ये बोल सकता हूं कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे जरा। यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब देखिए फिर से वही सेंटेंस आ गया, जो लॉजिक मैंने आपको समझाया था वो लॉजिक फिर से आ गया, देखेंगे जरा। यू शुड ऑलवेज अवेल, अब मुझे बताइए यू सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज किया गया, यानी कि हमें कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा है जो हमें कर लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ऑलवेज, हमेशा, एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, अब शुड के अकॉर्डिंग अवेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सही है, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये भी ठीक है। दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, ये अवेल अपने ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, क्या लेता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट से जो है क्या करेगा, एग्री करेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आप अवेल योर सेल्फ, अवेल योर सेल्फ, क्लियर है, अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्लियर है। बी पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया, यही आपका आंसर है, अवेल योर सेल्फ ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जरा। आई एंड रोहित वेंट टू मीटिंग टुगेदर, अब यहां पर देखेंगे जब मैनर्स और एटिकेट्स की बात करते हैं, जब हम मैनर्स और एटिकेट्स की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, आई एंड रोहित, जनरली ऐसा होता है कि हम लोग खुद को आगे रखते हैं, लेकिन जब मैनर्स और एटिकेट्स की बात की जाती है लैंग्वेज में तो हम लोग बोलते हैं कि भाई थर्ड पर्सन को आगे रखना है, फर्स्ट पर्सन को पीछे रखना है। थर्ड पर्सन को, जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जा रही है तो पहले हम क्या बोलेंगे, रोहित एंड आई, रोहित एंड आई, गुड मैनर में, रोहित एंड आई, क्लियर है, ये सीक्वेंस होना चाहिए, पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, क्लियर है। अच्छा, अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस रहेगा, क्लियर है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, रोहित एंड आई, अब ये सब्जेक्ट के रूप में है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम यहां पर प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं, अगर यही बात वेंट के बाद हुई होती तो हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आंसर यही आंसर हो जाएगा आपका, रोहित एंड आई वेंट टू द मीटिंग टुगेदर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द मून, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा इसे जरा। द मून में बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस वुड लास्ट फॉर लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स। अब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, देखेंगे जरा। द मून क्या है, सब्जेक्ट है, अब ये मॉडल ऑक्सिलरी में, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मेयर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है में, कि ऐसा हो सकता है, द मून मे बी द बेस्ट प्लेस, क्या हो सकता है,
मे बी द बेस्ट प्लेस, क्या हो सकता है, बेस्ट प्लेस हो सकता है किस चीज के लिए, टू लुक फॉर, अच्छा लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग, किस चीज की खोज करने के लिए, किसके लिए, अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एलियंस, एलियंस की खोज करने के लिए मून बेस्ट प्लेस हो सकता है। अब एज का मतलब है बिकॉज, क्योंकि, अभी रीजन बता रहा है कि ऐसा क्यों कि बेस्ट प्लेस क्यों है वो, देयर फुटप्रिंट्स, किसके फुटप्रिंट्स भाई, एलियंस के, तो ठीक है भाई, ठीक है, पजेसिव केस देयर का यूज किया जाएगा, फुटप्रिंट्स किसके, एलियंस के, यानी कि देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस, किसके सरफेस पर भाई साहब, किसके सरफेस पर, मून के सरफेस पर, किसके सरफेस पर, मून के सरफेस पर। अब मून तो सिंगुलर है, मून तो सिंगुलर है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, ऑन देयर सरफेस नहीं, ऑन इट्स सरफेस, क्या बोलेंगे, ऑन इट्स सरफेस, पजेसिव केस, क्या बोलेंगे, इट्स सरफेस वुड लास्ट फॉर लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स, यानी जो रेडियो सिग्नल्स जो बने रहते हैं जितने समय तक, उससे भी ज्यादा समय तक उनके फुटप्रिंट्स मून पर हो सकते हैं। उसका रीजन ये है, साइंटिफिक रीजन ये है कि वहां पर कोई भी क्लाइमेट नहीं है, वहां पर कोई भी हवाएं नहीं चलती, इस तरीके का सीन है, ठीक है ना, जहां हवा चलेगी वहां धूल उड़ेगी, यानी कि फुटप्रिंट्स खराब हो जाएंगे, मिट जाएंगे, या किसी का आना जाना नहीं है। दैट्स वाई उसने बोला कि मून बेस्ट प्लेस हो सकता है एलियंस को ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां पर उनके जो फुटप्रिंट्स हैं मून के सरफेस पर, वो ज्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं, किससे ज्यादा लंबे समय तक, जितनी रेडियो वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जरा, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेस। अब ऐसा होता है जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की क्लास लेने से ज्यादा कैंटीन अटेंड करते हैं, तो सेम सीन है यहां पर, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा, स्पॉट वर्ब है यानी कि दिखना कहीं पर, और स्पॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है इंदिरा, तो प्रिंसिपल साहब ने इंदिरा को कहां स्पॉट किया, अच्छा स्पॉट किया, देखा, विच वॉज सिटिंग, अब ये जो विच है उसका विच रिलेटेड प्रोनाउन है, वो किसके लिए है, इंदिरा के लिए, इंदिरा तो लिविंग है भाई, महिला का नाम है। अब ये अगर महिला का नाम है तो विच का यूज नहीं किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने समझाया था, इंदिरा हु वाज सिटिंग। अब ध्यान देंगे, मुझे एक चीज बताओ, ये जो सिटिंग दिख रहा है, क्या ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये या नॉन फाइनाइट वर्ब है, आप लोग इस बात को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, और यहां पर जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, ये दो चीज आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, हु वॉज सिटिंग, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, हु आएगा विच के स्थान पर, क्योंकि इंदिरा लिविंग है, ठीक है ना। द कैंटीन एट द टाइम, अब कब, अब इसके बाद ये टाइम क्लॉज जुड़ गया, देख पा रहे होंगे यहां पर, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे, एट द टाइम व्हेन, टाइम को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का, व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लास, जब उसे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, वो कहां बैठी है, कैंटीन में बैठी हुई है ना भाई। चलिए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बैंक्स which do not meet its priority sector targets are required to pay high penalties। अब इस सेंटेंस में देखने की कोशिश करेंगे, बैंक्स ये सब्जेक्ट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्लूरल है, उसके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो ठीक है प्लूरल है, ठीक है ना। डू नॉट, विच डू नॉट मीट इट्स, अब ध्यान देंगे बैंक्स की बात की जा रही है, तो ये जो इट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो किसका, बैंक्स का, बैंक्स प्लूरल है तो पॉजिटिव केस भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी कि देयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पर, देयर होना चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, बैंक्स। अब इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच डू नॉट मीट देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स आर, अब ये जो बैंक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो इस क्लॉज का है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाई पेनल्टीज, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाई पेनल्टीज, ये इसका सब्जेक्ट है बैंक इस क्लॉज का। इसके बीच में रिलेटिव क्लॉज घुसा रखा है विच डू नॉट मीट देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
देखेंगे, द ओनली ऑप्शन फॉर द बैंक इज टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस एट ऑल देयर ब्रांचेस, एट ऑल देयर ब्रांचेस। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे, द ओनली ऑप्शन फॉर द बैंक, किसके लिए, बैंक के लिए, इज टू मॉडर्नाइज, वो क्या है ऑप्शन, कि वो मॉडर्नाइज करे, किसको मॉडर्नाइज करे, आधुनिकीकरण करे, इट्स ऑपरेशंस, जो उसके ऑपरेशंस हैं। तो देखिए बैंक के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, इट्स होगा, परफेक्ट है भाई, ठीक है ना। इट्स ऑपरेशंस एट ऑल, कहां पर, ब्रांचेज, लेकिन देयर का यूज किया है, किसकी ब्रांचेज, इसकी अपनी ब्रांचेज होंगी ना बैंक की, तो क्या होगा, देयर की जगह पर इट्स का यूज किया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। आपको बस समझने की कोशिश ये करनी है प्रोनाउन के रेफरेंस में कि बात किसकी की जा रही है। अगर आप इस चीज को परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि किसकी बात की जा रही है, तो आप एग्जैक्ट प्रोनाउन पुट कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई भी दम नहीं है सेंटेंस में, देखेंगे जरा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की बात चल रही है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटी ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अधिक लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, themselves, themselves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भाई, themselves। वो खुद के लिए क्या चाहते हैं, themselves। फैसिलिटीज चाहते हैं किसकी, कार की, मतलब आने जाने के लिए कार, और रहने के लिए अकोमोडेशन यानी कि घर। क्लियर है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, we both have gone through a lot of misunderstanding, but finally all the doubts between you and I are cleared, between you and I are cleared। तो समझने की कोशिश करेंगे, we क्या है, सब्जेक्ट है, we both, हम दोनों, have gone, have के बाद verb की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, we both have gone through a lot of misunderstandings, गलतफहमियां हमारे बीच पड़ गई थी, बट लेकिन अब क्या हुआ है, अब ठीक हुई है, यानी कि मतलब बट कंट्रास्ट दिखा रहा है, इसका मतलब चीजें परिस्थितियां ठीक हुई होंगी, बट फाइनली ऑल द डाउट्स, लेकिन अंततः जो सारे डाउट्स हैं हम लोगों के बीच, बिटवीन यू एंड आई। अब समझिए यहां पर बिटवीन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का होता है अपना ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो यू एंड आई ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, तो आई, यू एंड आई किसके प्रेपोजिशन बिटवीन के क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी आर क्लियर्ड, आर क्लियर्ड। सब्जेक्ट क्या है, ऑल द डाउट्स, ये सब्जेक्ट है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड, वो क्या कर दिए गए हैं, क्लियर कर दिए गए, खत्म कर दिए गए हैं, किसके बीच में, बिटवीन यू एंड मी। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, न कि सब्जेक्टिव केस। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, तो सी पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सीट इज क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा एक साथ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। ही हेट्स, ही सब्जेक्ट है, और हेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ही हेट्स एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति को और हर चीज को। अब देखिए, जब एवरीबॉडी की बात चल रही है तो लिविंग है, एवरीथिंग की बात चल रही है तो नॉन लिविंग है। अब इन दोनों के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दैट। क्या यूज कर सकते हैं, दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर, जो उसको उसकी गलती का एहसास कराते हैं, जो उसको उसकी गलती का एहसास कराते हैं, तो उसके लिए उनसे वो से क्या है, नफरत है भाई साहब, क्या है, उसे नफरत है, उन चीज को हेट करती है वो, उस व्यक्ति को जो उसका चेहरा उसे इसमें दिख जाता है, तो उसे क्या हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, ठीक है ना। या कोई ऐसी चीज दिख जाती है जो उसका याद आ जाती है, तो क्या करती है, ऐसी चीजों को हेट करती है, ठीक है ना।
हेट करता है, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन एक क्या है? दैट है, तो यहां पर दैट का यूज करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि मैंने प्रोनाउन के जो 25 क्वेश्चंस यहां पर लिए, यहां पर बहुत सारा डिस्कशन किया हम लोगों ने, क्लास भी बहुत लंबी हो गई है चलते हुए, तो मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आप लोगों के क्लियर हो पाए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे और इसे बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ भी कंटेंट समझ आता है या पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को वायरल कर दें एकदम। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।